Hello, everyone. I hope everyone is doing great and you are healthy as well. So, in this session, जो हम डिस्कस करने वाले हैं that is a very fresh topic which is related to renewable energy and grid infrastructure in India. क्या issues renewable energy generators face कर रहे हैं in India? Now, जो हमने targets लिए हैं United Nations Framework for Climate Change Convention में NDCs के फॉर्म में इंडिया ने टारगेट्स लिए हैं that by 2030 we'll be producing 50% of our energy through renewable sources. इन टारगेट्स को मीट करना है, इसलिए गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद more and more support to the private sector to establish solar, wind, and other renewable energy plants. But what is the exact thing which is on the ground? ये अपने आप में एक इशू है. ऐसा लग रहा है कि जो इंडिया का एफर्ट्स हैं इन सोलर एंड विंड एनर्जी प्रोडक्शन में, that has hit a major bottleneck and a roadblock because of transmission constraint. That is why this term is transmission trap. क्या होता है ये ट्रांसमिशन ट्रैप? क्यों होता है? बिकॉज सोलर पावर प्लांट या विंड पावर प्लांट इस्टेब्लिश कर दिया आपने. नाउ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है. दैट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हैज टू बी फीड इनटू ट्रांसमिशन लाइंस. अब अगर ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं है या ट्रांसमिशन लाइन इनएडिक्वेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है, डिमांड लो है, ग्रिड स्टेबिलिटी का रिस्क है, तो वो फीड ही नहीं कर पाएंगे. सो दे विल हैव टू कर्टेल देयर प्रोडक्शन. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को कर्टेल करना पड़ेगा. दिस इज प्रिसाइसली व्हाट इज नोन एज पावर कर्टेलमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी. कि आपका जो भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, लेट्स से 10 गीगावाट का प्लांट है और आपको कर्टेल करना पड़ रहा है एंड यू आर ओनली प्रोड्यूसिंग लेट्स से 5 गीगावाट. सो 5 गीगावाट का पावर कर्टेलमेंट आपको करना पड़ रहा है. ऑफ कोर्स दिस विल रिजल्ट इनटू सम इकोनॉमिक लॉसेस. तो इसका भी कुछ ऐसा स्टडी किया गया है दैट बिटवीन मार्च टू अगस्त 2025 some major 30 plus power solar and wind power plants were asked to curtail their production, which has resulted into some 700 crores of losses. अब इतना जो ये जो लॉसेस हुआ है, ऑफ कोर्स दे विल हिट द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द पावर जनरेटर्स. ऑल्सो अप्रैल टू अगस्त 2025 जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का डेटा है, 203 सोलर पावर प्लांट्स को कहा गया, इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आपको अपना पावर जनरेशन को थोड़ा कर्टेल करना पड़ेगा. कौन सी अथॉरिटी है? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया इज द अथॉरिटी विच इंस्ट्रक्ट्स these power plants कि आपको पावर कर्टेल करना पड़ेगा टू द एंड इट हैज बीन देयर. 2025 में ही ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 48 to 50% के आसपास आपको अपना कैपेसिटी का पावर कर्टेलमेंट करना पड़ेगा. दैट टू बिटवीन 10:30 to 2:30 PM, 10:30 AM to 2:30 PM, which is again a major issue for these power generators. If we see the major states, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, and Tamil Nadu, so we can see that in Rajasthan itself, 4 gigawatt solar power curtailment का instruction था, which has resulted into a loss of 250 crores to the power generators. गुजरात में भी इस तरीके का curtailment का 2023 से है. Same is the case with Maharashtra. कर्नाटका में भी इस तरीके का 2025 में हुआ है, which has resulted into 7 crores losses. In fact, in Tamil Nadu, it has been communicated and instructed to the power plant producers that आपको अपनी जो भी इंस्टॉल कैपेसिटी है उसका 10% रिड्यूस करना पड़ेगा, विच हैज रिजल्टेड इनटू 70 मिलियन यूनिट्स जो था उसको उसका लॉस हुआ कि 70 मिलियन यूनिट्स कम प्रोड्यूस हुई, आउटपुट लॉस देखने को मिला. नाउ क्या मेजर ऐसे इश्यूज रहे विच हैज रिजल्टेड इनटू दिस पावर कर्टेलमेंट? क्या है वो मेजर कॉजेज? आइए उसको देखते हैं. इनएडिक्वेट ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, एक पावर जनरेशन हो गया, देन ट्रांसमिशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन जो कि डिस्कॉम्स के फॉर्म में होता है. नाउ दिस ट्रांसमिशन लाइंस, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिकमिंग ए बॉटलनेक. हाउ इट बिकम्स ए बॉटलनेक? सोलर प्लांट को स्टैब्लिश होने में, कैपेसिटी पूरा डेवलप होने में 12 मंथ्स के आसपास का टाइम लगता है, 1 ईयर के आसपास. एंड फॉर विंड पावर प्लांट इट इज 12 to 15 मंथ्स. और जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनको 2 से 3 साल लग जाते हैं. 2 to 3 years it takes for the transmission lines to get erected. Now when it was the case of let's say hydropower, जिसको खुद को 3 to 3.5 to 4 years लग जाते हैं इंस्टॉल होने में, वहां तो ये मैच कर जाता है, वहां तो ये सिंक में हो जाता है मोर और लेस. लेकिन सोलर और विंड के कंपैरिजन में ये मिसमैच क्रिएट हो जाता है, बिकॉज सोलर और विंड प्लांट्स रेडी हो जाते हैं कंपैरेटिवली लेस टाइम में और ट्रांसमिशन लाइंस इरेक्ट नहीं हो पाती. तो कैपेसिटी तो अवेलेबल है, नाउ यू कैन नॉट फीड इनटू ट्रांसमिशन लाइन बिकॉज देयर आर नो ट्रांसमिशन लाइंस.
So this becomes an issue. Now उनको पावर curtail करना पड़ता है. Then there are procedural and institutional gaps. क्या है ये institutional gaps? कोई भी सोलर प्लांट या विंड प्लांट जब स्टैब्लिश हो जाता है तो उनको एक जनरल नेटवर्क एक्सेस के लिए अप्लाई करना पड़ता है टू सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, CERC के पास जाना पड़ता है अप्लाई करने के लिए. नाउ दिस कमीशन विल प्रोवाइड देम जनरल नेटवर्क एक्सेस एंड वंस एक्सेस इज ग्रांटेड वो फीड कर सकते हैं ट्रांसमिशन लाइंस में. अब ये जो जीएनए है इसके एक्सेस से रिलेटेड भी इश्यूज हैं कि एक्सेस मिल ही नहीं रहा है. टेम्पररी जीएनए मिल रहा है, टेम्पररी एक्सेस मिल रहा है which is valid for some 11 months and that too there are constraints कि आप तभी ट्रांसमिशन लाइंस में अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो की गई है वो फीड कर सकते हैं when there is supply shortage. Otherwise जब ऑलरेडी सप्लाई है तो then you will not be allowed to feed into this transmission lines. Apart from it जो ये जो टाइम इंस्ट्रक्ट किया गया है बाय ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया कि आपको कर्टेल करना पड़ेगा 10:30 AM to 2:30 PM. Now this has been a major issue which has been raised by the power plant producers. क्या क्या इशू है कि इस टाइम पे उनका मैक्सिमम आउटपुट निकल सकता है एंड दे कैन गेट मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेटेड. बट अगर यही नहीं है अवेलेबल उनके पास, इसी टाइम पे उनको कर्टेल करना पड़ रहा है, तो दैट विल बी अ वेरी इकोनॉमिकली चैलेंजिंग सिचुएशन. नाउ नेक्स्ट मेजर इशू इज इनएक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग. कैसे होता है ये डिमांड फोरकास्टिंग में इशू कहाँ क्रिएट हो रहा है? एज सच तो वेदर फोरकास्टिंग में हमने काफ़ी बेटर कर लिया है, लेकिन वेदर फोरकास्टिंग से ही रिलेटेड डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड फोरकास्टिंग भी होती है. जैसे पता चल गया किसी रीजन में कि द टेम्परेचर इज गोइंग टू राइज. नाउ व्हेन द टेम्परेचर इज गोइंग टू राइज ऑफ कोर्स देयर विल बी ग्रेटर डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी फॉर कूलिंग पर्पसेस, particularly in the month of summer from starting from late March to September October, that is monsoon retreat. तब तक का जो डिमांड फोरकास्टिंग एंड दैट दिस पर्टिकुलर पीरियड इज वेयर द मैक्सिमम डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज देयर इन इंडिया. नाउ अगर इस टाइम पे हमारा डिमांड फोरकास्टिंग मिसमैच हो जाएगा तो सारी चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल इन 2025 इटसेल्फ अप्रैल टू अगस्त एंड सितंबर जो डिमांड फोरकास्टिंग की गई थी दैट वाज अराउंड 280 गीगावाट, बट इतना डिमांड जनरेट ही नहीं हुआ बिकॉज मॉनसून काफ़ी पहले आ गया, काफ़ी इंटेंस मॉनसून रहा एंड काफ़ी एक्सटेंडेड पीरियड तक भी मॉनसून रहा. सो डिमांड जो कूलिंग रिक्वायरमेंट थी इन द फॉर्म ऑफ कूलर्स, एसीज एंड अदर इक्विपमेंट्स, उसका इतना डिमांड जनरेट नहीं हो पाया. सो दिस हैज रिजल्टेड इनटू कैपेसिटी तो इंस्टॉल कर दी इस डिमांड फोरकास्ट को देखते हुए, लेकिन एक्चुअलिटी में वो डिमांड ही नहीं मिली. Then there are grid stability concerns. अब now renewable energy, solar and wind जो हैं, these are intermittent source of energy. Intermittent means कि solar energy will be produced in the daytime, night time में there will be no solar energy, and for the wind energy as well, जब wind will be in required speed and velocity, तभी wind generate हो पाएगी. बहुत ज़्यादा स्पीड है तब नहीं हो सकती, बहुत कम स्पीड है तब भी wind power generate नहीं हो सकती. Because of this intermittent nature of the renewable energy power, it cannot be directly fed into grid. So grid की stability का भी issue है, ये भी एक बड़ा challenge है. Then there are contractual issues. Now कुछ जो पावर जनरेटर्स जो पुराने हैं जिनका पीपीए है, पीपीएस आर परचेज पावर एग्रीमेंट जो कि डिस्कॉम्स के साथ होता है. डिस्कॉम्स आर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. इनके साथ जो पीपीएस होता है उस पीपीए में देर आर लेड डाउन कंडीशंस कि इन केस अगर इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ और इतना डिमांड नहीं है, सो दिस शॉर्टफॉल और जो गैप है दैट विल बी कंपनसेटेड बाय द डिस्कॉम्स बेस्ड ऑन सम अमाउंट पर यूनिट. नाउ ये जो नए जनरेटर्स हैं इनका पीपीए होता नहीं है, सो दे आर लेफ्ट विथ नो सच मैकेनिज्म ऑफ कंपनसेशन. सो these are the major issues because of which concerns have been raised by the power generators in India. Now we will see into this that what institutional frameworks and mechanisms are available, what major bodies are there. सबसे पहले तो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ पावर है which is framing policies related to transmission and also planning the things. Then we have central electricity authority जो कि डेटा कलेक्ट करती है, प्लानिंग करती है, फोरकास्ट करती है कि कितना हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हो सकती है ड्यूरिंग दिस पीरियड, कितना हमारे पास सप्लाई अवेलेबल है. ठीक है, दीज ऑल थिंग्स आर प्लान्ड बाय सीईए. देन वी हैव नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2030 जिसमें टारगेट लिया गया कि 2030 तक वी विल बी प्रोड्यूसिंग 1200 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. करंटली वी आर अराउंड 500 to 510 गीगावाट total renewable non-renewable all together. So we want to achieve 1200 gigawatt by 2030. ये
प्लान भी है framework में. Then there are state utilities, state departments, which are responsible for taking major decisions related to the operations of the grid and curtailment decisions. So these are the institutional frameworks which we have. Now, why this has become a serious concern? क्यों issues हमें फेस हो रहे हैं इसके अंदर, और क्या क्यों ये बॉदर कर रहा है particularly? First thing is economic impact. Of course, जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया है एक पावर प्लांट को इंस्टॉल करने में, उनका पैसा स्टक हो जाता है. So when this money is stuck, which we have already seen that जो भी यहाँ पे मनी इन्वेस्ट हो रहा है, that they have taken as a फाइनेंस लोन के फॉर्मेट में लिया है, that too on higher cost. So अब अगर वो पैसा स्टक हो गया, now सर्विसिंग दैट वो पैसा चुकाने में बड़ी डिफिकल्टीज हो जाएगी, उसका भी इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, राइट. सो इससे पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस जो है इन्वेस्टर का वो गड़बड़ा जाता है. रेवेन्यू लॉसेस होते हैं डेवलपर को, बिकॉज सैलरीज, वर्कर्स की सैलरीज, लैंड एक्विजिशन का जो पैसा है, ये सारी चीज़ें तो पहले ही इन्वेस्ट हो चुकी हैं, और सैलरीज भी देनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी है, एंड जो इंस्टॉलेशन के लिए जो कॉस्ट लगी थी वो भी इन्वॉल्व है, उसका डेट भी देना है, सर्विस करना है, राइट. सो इसके कारण एक तो इकोनॉमिकली चैलेंज क्रिएट हो जाते हैं. देन एनर्जी ट्रांसमिशन इम्पैक्ट भी है. नाउ द थिंग इज we want to transit from the present fossil fuel base to completely to renewable energy in some future time. हमने टारगेट लिए हैं, एनडीसीज, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये सब हमने टारगेट्स लिए हैं, कमिटमेंट्स लिए हैं, ठीक है, रिन्यूएबल टारगेट्स हमने सेटअप किए हैं. नाउ अगर ये गैप चलता रहा कि इंस्टॉल कैपेसिटी तो हमारे पास इतनी है, बट वी आर नॉट एक्चुअली प्रोड्यूसिंग इट, सो देन हाउ वुड वी बी जस्टिफाइंग अवर कमिटमेंट्स? फॉर एग्जाम्पल, करेंटली 450 to 500 गीगावाट के आसपास हमारा इंस्टॉल कैपेसिटी है रिन्यूएबल का, बट इन एक्चुअलिटी वी आर प्रोड्यूसिंग ओनली अराउंड 250 गीगावाट्स. सो ये 50% पे ही हम काम कर रहे हैं. सो बोलने को तो लगता है कि हमने इंस्टॉल कैपेसिटी 500 गीगावाट की कर ली, वी हैव मेट द टारगेट, बट एक्चुअलिटी में तो हम वो कर ही नहीं रहे. एक्चुअलिटी में तो आज भी हम फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर को ही यूज कर रहे हैं, राइट. ऑफ द टोटल 500 टू 510, 50% के आसपास वहां से आ रहा है फॉसिल फ्यूल से, 50% के आसपास आपका रिन्यूएबल से आ रहा है. सो डिस्पाइट हैविंग इंस्टॉल कैपेसिटी, वो हम यूजेबल कैपेसिटी में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे. सो दिस ट्रांजिशन इज देन अफेक्टेड. Then there are governance challenges. Now there are three major things: generation part, transmission part, and distribution part. And of course demand forecasting is there. So इनके बीच में coordination होना, इनके बीच में sync होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So because of this poor sync, these issues are created. So governance challenge create हो जाता है कि इनको कैसे sync में लेकर आएं, कि proper demand forecasting हो, उसके हिसाब से generation हो, then properly transmission lines में वो feed हो, and then properly distribute हो जाए. सारी की सारी चीज़ें एक अपने आप में एक इकोसिस्टम बनाने के लिए, लाइक दिस इज मेकिंग दिस इनएविटेबल कि हमें इसमें काम करना चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें सिंक में आ सकें. सो नाउ इन दिस रिगार्ड व्हाट शुड बी डन? अब ये इश्यूज सामने हैं, इसको कैसे एड्रेस किया जाए? कुछ सॉल्यूशंस जो कि सजेस्ट किए गए हैं, दैट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव ट्रांसमिशन रिफॉर्म्स. एडवांस में ही हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी. आपने सोलर प्लांट, विंड पावर प्लांट लगाने की अप्रूवल कर दिया, प्लांट सेटअप हो रहा है, एस्टेब्लिश हो रहा है, उसके बाद में दे आर लुकिंग इनटू ट्रांसमिशन लाइंस, सो ऑफ कोर्स इट विल बी इनएविटेबल कि लॉसेस तो होंगे. लेकिन अगर हम पहले से ही ये फीड बना लें कि ट्रांसमिशन लाइंस हैव बीन इरेक्टेड, नाउ द गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद दिस कि अब कोई भी पावर प्लांट लगाना चाहता है तो दिस कैन बी द वे फॉरवर्ड. सो पहले ही हमें ट्रांसमिशन लाइन बनानी पड़ेंगी बिफोर अवॉर्डिंग दिस ग्रीन प्रोजेक्ट्स. लैंड एक्विजिशन है या बाकी जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज हैं, बाकी जो अप्रूवल्स हैं, वो भी और फास्टर करने पड़ेंगे. ये जो जेस्टेशन पीरियड है इसको बहुत कम करना पड़ेगा. देन स्ट्रेंथनिंग इंटर स्टेट ट्रांसमिशन कॉरिडोर, स्टेट्स के बीच में एक सिंक इंप्रूव करना पड़ेगा, जैसे राजस्थान, गुजरात, ऐसे जो स्टेट्स हैं विच आर लीडिंग इन सोलर एंड विंड, सो बाकी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनको यहाँ जो पावर जनरेट हो रही है वो क्विकली ट्रांसफर की जा सके. इसके लिए स्टेट्स के बीच में सिंक होने की जरूरत है, एक प्रॉपर मैकेनिज्म अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने की जरूरत है. देन ग्रिड मॉडर्नाइज करना पड़ेगा हमें. अभी जो पुरानी जो लाइंस हैं, जो एग्जिस्टिंग लाइंस हैं, उसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है, और जो नई लाइंस अब सेटअप हो रही हैं, ऑलमोस्ट जितनी भी नई लाइन सेटअप हो रही हैं वो एचवीडीसी पे, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट के फॉर्मेट में, हाई वोल्टेज पे चलती हैं, तो इसमें लॉसेस थोड़े कम होते हैं. एंड इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हाई वोल्टेज, एंड दीज कैन बी लेड अंडरग्राउंड. इनको अंडरग्राउंड
आप प्लेस कर सकते हो। तो लैंड एक्विजिशन का भी एज सच बहुत बड़ा इशू रिजॉल्व हो जाएगा यहाँ पर, कि आपको लैंड जो टावर्स हैं और ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए लैंड एक्वायर नहीं करनी पड़ेगी। अंडरग्राउंड कर दिया तो राइट ऑफ वे ज़रूर रहेगा, बाकी चीज़ें एज इट इज़ चलती रहेंगी। देन स्मार्ट ग्रिड्स हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, फ्लेक्सिबल ग्रिड्स इन अकॉर्डेंस विद द सप्लाई एंड डिमांड, एंड रिन्यूएबल एनर्जी है अवेलेबल तो पहले वो चली जाए। बाद में जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, पीक डिमांड को एड्रेस करने के लिए वहाँ से अवेलेबल हो जाए। सो दिस हैज़ टू बी प्रोएक्टिवली प्लान। सो इस तरीके के हमें स्मार्ट ग्रिड्स बनाने पड़ेंगे, जो डिसीजन ले पाएँ कि कहाँ सप्लाई का अवेलेबिलिटी है, एक्सेस है, और कहाँ डिमांड की शॉर्टेज है। सो ये आपस में मैच कर दे। इस तरीके के हमें स्मार्ट ग्रिड्स बनाने पड़ेंगे। देन एनर्जी स्टोरेज। नाउ द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है, इसका कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो गया बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। नाउ वी विल हैव टू यूटिलाइज दिस थिंग इनटू अवर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। जो भी डे टाइम में, लेट्स से फॉर एग्जांपल डे टाइम में सोलर एनर्जी जनरेट हो गया, तो उसको हम बैटरीज में स्टोर करके रख सकते हैं, एंड इन द इवनिंग टाइम उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। सिमिलर इज द केस विद विंड एनर्जी एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी। वी कैन ऑल्सो यूज इट फॉर पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर जनरेशन, जिससे क्या होगा कि हाइड्रो पावर और रिन्यूएबल एनर्जी को सिंक में लाकर हम एक इकोसिस्टम बना सकते हैं। देन इनेबल डिमांड सप्लाई बैलेंस। डिमांड का कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, इसका एक बैलेंस भी हमें मैच करना पड़ेगा। देन बेटर फोरकास्टिंग इज रिक्वायर्ड। गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद दिस। तो प्रेजेंट जो 12 किलोमीटर बाय 12 किलोमीटर का जो फोरकास्टिंग है, उसको इंप्रूव करके हम 5 किलोमीटर बाय 5 किलोमीटर की फोरकास्टिंग पे लाना चाहते हैं। देन रियल टाइम ग्रिड मैनेजमेंट हम इसमें करना चाहते हैं, करना चाहिए हमें इसमें, कि रियल टाइम में जो आपके पास सप्लाई आ रही है और जो डिमांड है, रियल टाइम में अगर आप मैनेज कर पाएंगे, और जहाँ पर सप्लाई का एक्सेस है और शॉर्टेज है डिमांड की, उस हिसाब से एक डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। देन पॉलिसी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड। क्लियर कंपनसेशन मैकेनिज्म शुड बी एस्टैब्लिश्ड। अभी जो ऑलरेडी जो पीपीएज हैं जिन कंपनीज के साथ, उनको तो कंपनसेशन हो जाता है, बाकी जो न्यू पावर प्लांट्स जिन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं, जनरेटर्स जो हैं, उनको नहीं मिल पाता। तो एक ऑलरेडी गवर्नमेंट का एक फंड है जो कि 2014 में सेटअप किया गया था, विच इज़ नेशनल पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड, पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2014। सो इसके थ्रू जो है एक बनाया जा सकता है कि इस फंड से ही हम कंपनसेट कर दें जो जनरेटर्स हैं, इन केस देयर इज पावर कर्टेलमेंट। ठीक है, तो हाल फिलहाल का ये सॉल्यूशन हो सकता है। एंड इन द लॉन्गर टर्म ऑफ कोर्स वी नीड टू ब्रिंग अप ट्रांसमिशन रिफॉर्म्स, बेटर फोरकास्टिंग एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे हमें फोकस करना पड़ेगा अलॉन्ग विद ग्रिड मॉडर्नाइजेशन। सो इन दिस डायरेक्शन वी विल हैव टू थिंक प्रोएक्टिवली, तब जाके चीज़ें बेटर हो पाएंगी। अदरवाइज ये सिस्टम भी एक रोड ब्लॉक और एक बॉटल नेक में फंस जाएगा, दिस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। एंड देन कैपेसिटी तो है, लेकिन एक्चुअलिटी में हम वो जनरेट ही नहीं कर पाएंगे। सो दिस हैज़ टू बी टेकन केयर by the appropriate authorities, and in accordance with this, appropriate planning is required. Okay, so that is all for today's session. All the best. Thank you.